प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट योगी नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया फर्स्टली तो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। सेकेंडली सर मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आजकल हम देखते हैं कि इवन बच्चियों को, टीनेजर्स को भी स्कूल में, इवन कॉलेजेस में कहते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, और जो बड़े होते हैं, या बड़े भी नहीं मैं कह सकती, 20s में अगर हो जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो इसकी अर्ली एजेस में वजूहात क्या हैं, और अर्ली एजेस के बाद भी अडल्ट में इसकी क्या वजूहात है ब्लड प्रेशर हाई या लो होने की? जब तक हम भरे रहेंगे तो ब्लड प्रेशर कभी भी नॉर्मल नहीं। दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर भरे हुए हैं, ये तो है, वैसे दुरुस्त है हर वक्त भरे हुए हैं, और इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम उसकी तस्दीक के लिए कोई साइट नहीं जहाँ पे ये हो कि ये सही इन्फॉर्मेशन है, ये गलत है। देखें, सोशल मीडिया हो या वेबसाइट्स जितनी भी, या गूगल, यूट्यूब, ये इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, और इन्फॉर्मेशन की भरमार है। इस वजह से हम भरे रहते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में उलझे रहते हैं, और हम हर वक्त सोच रहे हैं, थाटलेस नहीं हो पाते, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे होगा? इंसानी जिस्म के अंदर एक टेम्परेचर है जो 37 रहना चाहिए, इससे अगर कम ज़्यादा होगा तो मर्ज़ है। अब ये कम ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजूहात हैं आपके टेम्परेचर का बार बार चेंज होना, मतलब एसी से निकले फ़ौरन गर्मी में चले गए, गर्मी से निकले फ़ौरन एसी में आ गए, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर जो है वो कभी भी जो है आपका नॉर्मल कैसे रहेगा? जब बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है तो अंदर से टेम्परेचर चेंज होता है। आपने देखा होगा कि हम पानी तेज़ी से एकदम पी जाते हैं जी, एक घूंट में पानी पी जाते हैं। हुक्म क्या है कि पानी को आहिस्ता से पिएं और सांस लेके पिएं। इसकी क्या वजह है? सांस क्यों लेना ज़रूरी है उसके अंदर? योगा ये बताता है कि इंसानी जिस्म के अंदर जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करने का एक ऑर्गन है, उसको नाक कहते हैं। राइट साइड आपकी गर्म तार है, लेफ़्ट साइड ठंडी तार है। अच्छा। दुनिया में दो तारों के बगैर कोई मशीन नहीं चलती, एक पॉजिटिव तार होती है, एक नेगेटिव होती है, तो फिर वो मशीन चलती है, और वो सारा इसी इंसान को कॉपी किया है। जब आप पानी पीते हैं तो आपके अंदर का टेम्परेचर नीचे जाता है जी, आप उसमें सांस लेंगे तो टेम्परेचर फिर 37 पे आएगा। लोगों को जो फ्लू हो जाता है अक्सर बहुत ज़्यादा, वो तेज़ी से पानी पीते हैं। लोगों को जो बहुत सारे जो स्ट्रेस हो जाते हैं, लोगों को फीवर हो जाता है, इंटरनल आपकी चेंजेस जो आती हैं वो सांस ना लेने की वजह से हैं। तो खाते हुए भी आप बड़े तहम्मुल से सांस लेके खाया करें, बड़े जिस तरह हुक्म हुआ है कि आप इसको बड़ा पूरा इन्वॉल्व होके, मेंटली इन्वॉल्व होके खाएं, मेंटली इन्वॉल्व होके पिएं। बल्कि मसनून अमल तो ये है कि पानी को बाकायदा देखें, उसको आप चूस के पिएं, फिर रुक जाएं, फिर पिएं, फिर रुक जाएं। इस तरह करके आप जब हर घूंट में सांस लेंगे तो आपके अंदर का टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा, तो फिर ना आपको बीपी होगा, ना आपको फ्लू होगा, ना फीवर होगा। ये जितने मसाइल आते हैं, देखिए फ्लू और फीवर ये बीमारी नहीं है, वायरल इन्फेक्शन, ये अलामात हैं कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। सही। आपकी बॉडी थक गई है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, वो बिगाड़ पैदा हो चुका है। वो बिगाड़ क्यों पैदा होता है? जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। आप अगर उस बैलेंस कर लें उसको, अपने टेम्परेचर को, तो आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। अब इसके लिए आपने ब्लड प्रेशर की बात की, तो मैंने जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की। योगा ये कहता है कि राइट साइड का ताल्लुक सूरज के साथ है, इसलिए ये पॉजिटिव है, इससे गर्म एनर्जी अंदर जाती है, सूरज की एनर्जी अंदर जाती है। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल का ताल्लुक जो है ये चांद के साथ है, इससे ठंडी एनर्जी अंदर जाती है। अगर रात के वक्त आपका राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा खुला हुआ तो आपको नींद नहीं आएगी, उस वक्त चांद की ज़रूरत है। इसीलिए राइट साइड पे करवट लेकर सोने का मसनून अमल है। राइट साइड पे जब आप लेटते हैं तो आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल खुल जाता है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे लेटेंगे तो राइट नॉस्ट्रिल खुल जाएगा, तो नींद अच्छी नहीं आ सकती। ज़बरदस्त, ये बिल्कुल भी पता था कि सुन्नत के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन इस तरह से साइंटिफिकली इम्प्रूवन है, ये तो बहुत खूबसूरत है। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपका बीपी हाई हो गया है तो आप सूरज की एनर्जी को बंद कर लें, चांद की एनर्जी को बढ़ा दें, ठंडी जो आपकी एनर्जी है उसको लेना शुरू कर दें। लेफ़्ट साइड से सांस लें, राइट से निकाल दें। अगर हाई हो गया है, सही है, ठीक है। राइट वाला जो है हमारा सूरज के साथ लेंगे, और लेफ्ट वाला चांद के साथ। हाँ, ओके। राइट पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव है। अब इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। राइट साइड पे कौन से फरिश्ते बैठे हैं जो पॉजिटिव लिखते हैं? सही है। लेफ्ट साइड पे जो नेगेटिव लिखते हैं, जो आप बुरे अमल करते हैं, वो नेगेटिव।
तो ये याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। हम मुसलमान हैं तो ये चीज़ें हमें याद हैं, तो इसलिए राइट साइड से आपने जब सांस लेना है तो ये पॉजिटिव एनर्जी, सूरज की एनर्जी अंदर जाएगी। तो इसलिए जब बीपी हाई हो गया तो आपने पॉजिटिव एनर्जी को बंद करना है, गर्म साइड को बंद करना है। लेफ़्ट साइड से सांस लिया, राइट साइड से निकाल दिया। अब अगर लो हो गया है तो फिर आपने इसको उल्टा करना है, राइट साइड से सांस लेना है और कितनी बार ये अमल दोहराना है हमें? 5 मिनट्स मिनिमम, 15 मिनट्स तक कर सकते हैं और 5 मिनट्स में ही आपके चेंजेस फील हो जाएंगे। ये फ़ौरन इफेक्टिव है, क्योंकि देखिए इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार सांस के ऊपर है, और अगर सही सांस लेना आ जाए तो आपके सारे मसाइल ठीक हो सकते हैं। मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जब सांस खारिज करते हैं तो अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं, अखराज होता है, टॉक्सिन्स का अखराज होता है। अब वो जो गड़बड़ हो गई, टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, उनको निकालना बड़ा ज़रूरी है। जैसे हमने बात की कि राइट सूरज, लेफ़्ट चाँद, तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो फिर जिनका बीपी लो और हाई होता है, कभी हाई होता है कभी लो हो जाता है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। डायसिस्टोलिक ज़रा ऊपर वाला जो है वो कहते हैं हाई रहता है, नीचे वाला लो, इस तरह से समथिंग। हाँ हाँ जी। अब इसकी एक वजह भी बताता हूँ मैं आपको कि जिनका बीपी कभी बिल्कुल नीचे आ जाता है, कभी हाई हो जाता है, तो वो लाजमी जो है वो अपने किडनी का टेस्ट कराएं। किडनी प्रॉब्लम्स होंगे तो आपका बीपी इस तरह का होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब किसी का हाई होता है तो उसका हाई होता है, लो होता है तो लो ही होता है। बिल्कुल। ये चीज़ तो मतलब ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर बीपी आपका ऊपर नीचे हो रहा है, कभी हाई कभी लो, तो फिर किडनी का इशू है। सही है। तो हम नेफ्रोलॉजिस्ट को जी आप बाद में बात मुकम्मल कर लें। नेफ्रोलॉजिस्ट को फिर अपना चेकअप कराएं, वो आपको बताएगा कि किडनी में क्या इशू है। किडनी का जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा बीपी नॉर्मल नहीं होगा। सही हो गया। तो हम कौन सी ऐसी एक्सरसाइज या डाइट रूटीन जो है अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपने कहा कि सांस लेने का अगर सही तरीकाकार अगर हम अपना लें, तो सांस लेने का सही तरीकाकार क्या है, और अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी चेंजिंग्स, लाइफस्टाइल चेंजिंग ही हम कह सकते हैं, वो हैबिट्स जो हैं वो उसके मुताबिक कर लें कि चीज़ें हमें हेल्प करें। 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा अपने आप को दे दिया करें। सही है। आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा अगर अपने आप को दे दिया, अपने आप को देने से मुराद है कि अपने साथ रहना है, मेंटली अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी सांस पे फोकस करना है, सांस को तवज्जो से लेना है, तवज्जो से निकालना है। और अगर आप सांस को तवज्जो से निकालना शुरू कर दें, लंबा गहरा सांस लें और फिर उसको कंट्रोल के साथ, ओके I can clearly hear your breathing. तवज्जो के साथ, इससे आपके दिमाग के अंदर जितनी फाइलें खुल जाती हैं, जो जंक फाइलें हैं वो बंद हो जाती हैं, जिनका कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे मसाइल को दिमाग में पाल लेते हैं जो फिर रात में नींद का जो डिस्टर्ब करने के मसाइल बनते हैं। रात को नींद नहीं आती और आप रात का वक़्त जो है वो ज़ाया कर लेते हैं आंखें बंद करके। आंखें बंद करके नींद नहीं होती, नींद वो होती है कि सुबह उठने को दिल चाहे, उसको कहते हैं डीप स्लीप। आप जब आंखें बंद होती हैं तो वो नींद नहीं शुरू होती, उस वक्त आपकी फाइलें क्लोज़ होना शुरू होती हैं जब आप आंखें बंद कर लेते हैं। जो आपने दिन भर सोचा है, मुख्तलिफ मसाइल सोचे हैं, जितना सोचा है उतना ही वक्त लगेगा उसको क्लोज होने में। कैसे हम बेहतर कर सकते हैं अपनी नींद को? नींद को बेहतर करने के लिए एक तो याद रखिएगा, सोने से पहले अपने रूम में देखा करें, अटैच हुआ करें। हम अटैच नहीं हैं, डिटैच रहते हैं। हम जहाँ पे फिज़िकली मौजूद है, मेंटली मौजूद नहीं है। अपने रूम के अंदर देखा करें, अपने इर्द गिर्द देखा करें, आंखों का इस्तेमाल किया करें। जब आप आंखों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग ठहर जाता है, थॉटलेस पोजीशन में आ जाता है, जिसकी बड़ी ज़रूरत है आपको डीप स्लीप तक पहुंचने के लिए। जब तक आप थॉटलेस नहीं होंगे आपकी अच्छी नींद नहीं हो सकती। हम क्या करते हैं कि हमने देखा है कि लोग ये समझते हैं कि मोबाइल देखने से नींद आती है, हालांकि मोबाइल देखने से नींद नहीं आती। मोबाइल देखने से आँखें थक जाती हैं और थक के बंद हो जाती हैं। सही, उसको नींद नहीं कह सकते। गुड वन। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमें कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक खुराक से है। बेसिकली अगर आपने गर्म तासीर की कोई चीज़ें खा ली हैं तो उसकी वजह से हो गया है। सुबह खाली पेट अगर आपने चाय पी ली है या इस तरह से कोई चीज़ इस्तेमाल करी है, वो आपका ब्लड प्रेशर उससे हाई हो जाता है। क्या इसका ताल्लुक है इस चीज़ से? जी बिल्कुल जी, खुराक का ताल्लुक है। ब्लड प्रेशर में आपको खुराक का इशू आ सकता है। अगर आपको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती और आप गर्म चीज़ें खाते हैं तो फिर आपका बीपी हाई होगा। आपको ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती और आप ठंडी चीज़ें खाते हैं तो फिर लो हो जाएगा। तो इसी तरह आपने खुराक को भी मेंटेन रखना है। अपना बाकायदा डाइट प्लान लेना चाहिए, डाइटिशियन के पास जाएं, आप इसके माहिर होते हैं। हर काम माहिर से पूछना चाहिए। जो माहिर होते हैं वो आपको डाइट प्लान बना के देंगे, उनसे डाइट प्लान लें और अपनी डाइट प्लान के मुताबिक अपने डाइट प्लान को, अक्सर लोग समझते हैं डाइट को छोड़ देना है, खाना पीना छोड़ देना है।
डाइट प्लान का मतलब होता है डाइट को बैलेंस करना है, कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। ये इसका मतलब भूखे रहना नहीं है। बिल्कुल, लोग भूखे रहना शुरू कर देते हैं, उससे फिर गैसेस बनती हैं और गैसेस से भी बीपी हाई होता है। आप पेट खाली से हैं और आपने लंबी फास्टिंग कर ली, लंबी फास्टिंग लोग करते हैं और फिर माइग्रेन हो जाता है, उनको सर में दर्द, आधे सर का दर्द शुरू हो जाता है। उसकी वजह ब्लड प्रेशर हो सकता है, गैसेस। जब आपकी बॉडी में गैसेस बनती, 84 टाइप की गैसेस बॉडी के अंदर मौजूद है जो मुख्तलिफ जगह पे मूव करती हैं। जब पेट की गैस बढ़ती है तो वो दिल की तरफ ट्रैवल करती है, हार्ट को हमें कभी लग रहा होता है कार्डियक अरेस्ट हो रहा है हमें बहुत हेवीली, तो प्रेशर आता है आपके। तो आप तो एक फास्टिंग लंबी ना करें। अच्छा, फास्टिंग से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है 8 बजे के बाद कुछ ना खाया जाए, और विंडो होती है कोई 8 से समथिंग इतने घंटे की, तो मैं भी तकरीबन 8 या 9 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हूँ। उसके बाद वो आवर्स पूरे करके और जब फास्टिंग जैसे कहते हैं ओपन की जाए तो या बॉयल एग ले लिया या इस तरह से। तो ये आप जैसे कह रहे हैं कि फास्टिंग अगर ज़्यादा करते हैं तो गैसेस जो है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जब हम 8 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे, सुबह हमने जूस ले लिया और खाना जो फर्स्ट मील है अपना 12 बजे या जो भी विंडो है उसके मुताबिक लिया, तो ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? फ़ायदेमंद इस तरह है कि अगर आपने वो जो फास्टिंग करनी है उस फास्टिंग का जो वक्त है उतना आपने लिया हुआ मील कि वो गुजारा हो जाए। सही है। आपको देखें, भूख लगे तो खाना चाहिए, वक्त पे नहीं खाना चाहिए। याद रखिएगा, हम वक्त पे खाते हैं कि नाश्ते का टाइम हो गया, दोपहर का टाइम हो गया, रात का टाइम हो गया, पेट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। भूख लगनी चाहिए, अगर भूख लगी तो खाएं, नहीं लगी तो ना खाएं। फास्टिंग से मुराद ये नहीं है कि आप 12 घंटे ना खाएं, 13 घंटे ना खाएं, 10 घंटे ना खाएं। फास्टिंग से मुराद ये है कि जब भूख लगे तो खा लें, लंबी फास्टिंग ना करें। से मुराद ये है कि जब भी भूख लगे, आप 2 दिन ना खाएं, आपको भूख नहीं लग रही आप ना खाएं, भूख लगनी चाहिए, तीसरे दिन भूख लग जाएगी आपको। बिल्कुल इस तरह से ही आपने अच्छा कहा। मुझे आपकी एक बात और बहुत पसंद आ गई, जैसे कि आपने कहा कि हमारे जहन में सोचें जो है ना इतनी मुंतशिर हो चुकी हैं, वो सब चीज़ें 10-10 सेकंड की रील्स देख कर ना हम इतना ज़्यादा मुंतशिर हो गए हैं कि हम ना सोच सकते हैं, वो चीज़ें इतनी बैलेंस नहीं है, तो फोकस लाइफ में एक तरह से नहीं रह रहा। तो जब इतनी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी तो ऑब्वियसली तो ब्लड प्रेशर हाई ही होगा और वो चीज़ें हमारे जहन में आएंगी, नींद को मुतासिर करेंगी, सेहत को मुतासिर करेंगी। तो हमें लाइफ में फर्स्टली फोकस होने की ज़रूरत है। फोकस कैसे हो सकते हैं, ख्याली दुनिया, इमेजिनरी वर्ल्ड से कैसे बाहर निकल सकते हैं? इमेजिनेशन के शिकार हैं लोग, ख्यालात की ज़िंदगी गुजारते हैं और ख्यालात में रहते हैं, जिसका बिगाड़ आ जाए तो शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है। शिज़ोफ्रेनिया एक बहुत बड़ा मर्ज़ है जिसमें ओवर थिंकिंग के बाद जो ये इसकी स्टेजेस होती हैं, ये दिमागी मर्ज़ हैं, स्टेजेस होती हैं। आप जितना ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं, अच्छा इमेजिनेशन से निकलने के लिए जो आपकी 5 सेंसेस हैं उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए इमेजिनेशन हो रही है। 5 सेंसेस को बंद कर लेते हैं तो इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। ना आप देख रहे हैं, ना आप सूंघ रहे हैं, ना आप सुन रहे हैं, ना आप टेस्टलेस हैं, ना फिज़िकली अपनी बॉडी को महसूस कर रहे हैं। जो 5 सेंसेस हैं, आँखें देखेंगी तो आपकी एक सेंस काम कर रही है, कान सुनेंगे तो आपकी दूसरी सेंस काम कर रही है, नाक सूंघेगा तो आपकी तीसरी सेंस काम कर रही है। चखने का, जो हम खाना बगैर चखे खाए जाते हैं बातें करते हुए, टेस्टलेस, हम खाने का टेस्ट नहीं ले पाते, हम बातें करते हुए खाना खा जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो टेस्ट लेके खाना नहीं खाते, आराम से खाना नहीं खाते, तो ये चौथी सेंस भी काम नहीं करती। 5वीं सेंस आपके एहसासात हैं बॉडी के, अपनी बॉडी को महसूस करना। जब इन 5 सेंसेस को आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो फिर आप ख्याली ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे। आपने ज़िंदगी को गुजारना है या जीना, ये आपने फ़ैसला करना है। ज़िंदगी जीने का मुराद ये है कि आपने हर लम्हे को एंजॉय करना है, हर वक्त अपने साथ रहना है, जिसके साथ फिजिकली बैठे हैं मेंटली भी उसके साथ भी वही। ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि जिस रूम में हम मौजूद है दिमाग हमारा कहीं और बैठा हुआ है और फिर हम इतना डिप्रेस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। ये दुरुस्त कह रहे हैं। तो मुझे आप बता सकते हैं कि जैसे हम ब्लड प्रेशर की एक तरह से बात कर रहे थे, तो ये बड़ी मुझे लगता है कि लॉजिकल बात है कि अगर आप अपनी थॉटफुलनेस जो भी है उसको थोड़ा सा महदूद कर दें, फोकस रखें, लाइफ में जो भी हो रहा है गो विद द फ्लो, उसकी ज़ात पर यकीन रखकर, तो थोड़ी सी बेहतरी हो जाती है। लेकिन हम लाइफ में ऐसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, लाइक हम कोई एक्सरसाइज इस तरह से कर सकते हो, या सुबह उठकर जैसे आपने कहा अपने आप को आधा घंटा दिया जाए, उस आधे घंटे में हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखें जी, सबसे जो अहम मसला है वो ये है कि हर इंसान खिंचा हुआ है पीछे की तरफ। आपके बैक मसल्स खिंचे हुए हैं, हर इंसान के बैक मसल्स खिंचे हुए हैं, टांगों के पीछे खिंचाव है, हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव है, लोअर बैक पे खिंचाव है, अपर बैक पे खिंचाव है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे अहम जो एक्सरसाइज है फॉरवर्ड बेंड है।
नीचे झुक के अपने पैरों को छू लिया करें और उठते हुए घुटनों पे हाथ रख के घुटने बेंड करके उठा करें। जब भी नीचे झुक के उठते हुए आप सीधी टांगों से उठते हैं तो आपकी कमर में प्रॉब्लम हो जाता है। मैं यही पूछने लगी थी कि बहुत बार ऐसे हुआ है मुझे, तो मैं फिर उसके बाद बंद कर दिया। एहतियात बता रहा हूँ ना कि आपने करना यह कि जब भी आप नीचे से उठेंगे तो घुटनों पर हाथ रख के घुटने बेंड कर लेना, घुटनों पर वजन दे के उठना है तो कमर फ्री हो जाएगी। एक गलती है ना, हम उठते टांगे सीधी करके, सीधी टांगे करके कभी नहीं आपने कमर को सीधा करना, सारा प्रेशर कमर पे आ जाता है। सही। अपने बैक मसल्स को स्ट्रेच करना फॉरवर्ड बेंड में। देखें नमाज में कोई बैक बेंड नहीं है, सारे फॉरवर्ड बेंड हैं। सही। सारे फॉरवर्ड बेंड हैं। वो फॉरवर्ड बेंड क्यों हैं? इंसान को ज़रूरत इसकी है, इंसान को फॉरवर्ड बेंड की ज़रूरत है, झुकने की ज़रूरत है। हाँ जी, अगर इसको लाइफ में भी एक्सपेरिमेंट करें तो झुकने की एक तरह से ज़रूरत है, तो ये हर जगह लाइफ में एक तरह से अप्लाई होता है। एग्जैक्टली। तो अगर झुकना आ गया तो आपको ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से है, तो ये बहुत अच्छी है। अब हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस को? फ्लेक्सिबिलिटी, हर इंसान चाहता है कि फ्लेक्सिबल जिस्म हो, और ज़ाहिरी बात है फ्लेक्सिबिलिटी ही इंसानी सेहत का राज है। स्टिफनेस बुढ़ापा है, फ्लेक्सिबिलिटी जवानी है। अगर आप देखें तो जितना इंसान फ्लेक्सिबल होगा उतना सेहतमंद होगा, जितना स्टिफ़ होगा, जैसे बुढ़ापे में स्टिफनेस आ जाती है और जिस्म खिंच जाता है, आप इस स्टिफनेस से बचना चाहते हैं तो जान लीजिए कि स्टिफनेस की बड़ी वजह आपका दिमागी तौर पर स्टिफ़ होना है। आप दिमागी तौर पर जब तक सॉफ्ट नहीं होंगे, आपका जिस्म सॉफ्ट नहीं हो सकता। बच्चा कौन सा कोई वर्जिश करता है जो उसका पाँव उठा के माथे पे लग जाता है जब बच्चा पैदा होता है? वो यहाँ से खाली होता है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का राज दिमाग का खाली होना है। किसी के लिए नफ़रत नहीं है, जमा करने का शौक़ नहीं है और आगे बढ़ने का शौक़ नहीं है, लेग पुलिंग का शौक़ नहीं है। जब इंसान इस पोजीशन में आ जाएगा तो जिस्मानी तौर पर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, बहुत सारे मसाइल से बच जाएगा। बिल्कुल इस तरह से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लिटरली ऐसा लगा कि एक थेरेपी हो रही है। और मुझे लगता है किसी भी ट्रेनर को, जो भी एक्सपर्ट होते हैं, वो सबसे पहले हमारे थॉट्स के साथ जो है वो उस तरह से प्ले करते हैं, फिर हमें वो जिस्मानी तौर पर तैयार करते हैं। तो आप उस पर पूरा उतर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जिससे कि हमने सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और जैसे हम कहा जाता है कि सुन्नत या कुरान पाक जो है एक यूनिवर्सल कोड ऑफ लॉ है, जिस पे अमल करके हम तकरीबन हर चीज़ से बच सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी में अगर इसको अप्लाई करें तो मुझे नहीं लगता किसी से कभी भी कोई राय लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम उस तक ही पूरा नहीं उतर पाते हैं, हम ओवर ग्रांटेड ले लेते हैं उसको और चीज़ों को साइड पर रख देते हैं। तो उस पर अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे भी ऑब्वियसली,